नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज मुझे आधुनिक भारत का दूसरा पार्ट लेके आना था आपके बीच में, लेकिन अभी वो किसी कारण से तैयार नहीं हो पाया है। तो इसलिए आज हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, विद्यापति की काव्यगत विशेषताएं। तो आधुनिक इतिहास वाला वीडियो जो है कल या परसों में आ जाएगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं विद्यापति की काव्यगत विशेषताओं के ऊपर। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये यूपीएससी वगैरह के सिलेबस में ये टॉपिक है और बीएएमए में भी बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं विद्यापति की काव्यगत विशेषताओं के ऊपर। मित्रों, सबसे पहले हम बात करें उनके जीवन परिचय का, तो विद्यापति का जन्म बिहार में हुआ था, मधुबनी जिले में। वो मैथिली बोलने वालों का क्षेत्र है वो, और उनका जन्म एक अच्छे शिक्षित परिवार में हुआ था। कहते हैं कि उनके परिवार में पहले से ही बहुत ज्ञानी और विद्वान लोग थे, और साथ ही साथ ये स्वयं बहुत पढ़े लिखे थे विद्यापति, और कई भाषाओं के ज्ञाता थे। और ये भी कहा जाता है कि ये किसी राजा के दरबार में थे संभवतः। अब जैसे इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, तो किसी कीर्ति सिंह का नाम आलोचक लोग लेते हैं। तो भारत में अगर देखा जाए तो वो ऐसा युग था कि उस युग में बड़े बड़े महाकवि उत्पन्न हुए थे, जो लोकप्रियता की चरम सीमा तक पहुँचे, और उनकी रचनाओं की प्रशंसा हुई चारों तरफ। चाहे वो आम आदमी, गांव में रहने वाला आदमी हो, झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे राजमहलों में रहने वाला व्यक्ति हो। वो कहने का मतलब समाज के हर वर्ग में विद्यापति की जो रचनाएं थी वो काफ़ी लोकप्रिय हुई, समान भाव से। और विद्यापति जैसा कवि अगर देखा जाए तो उनके युग में कोई दूसरा नहीं हुआ। वो एक ऐसे कवि थे जिनको हिंदी भाषी तो अपना कवि कहते ही थे, साथ ही साथ जो है जो बंगला बोलने वाले लोग थे, जो बंग भाषी थे, वो भी उन्हें अपना कवि मानते थे। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो बंगाल का कवि मानने के पीछे कुछ कारण है। वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि विद्यापति के ऊपर जो है वो जयदेव का कुछ प्रभाव दिखाई पड़ता है। जयदेव से आप सब परिचित ही होंगे। उनका जो प्रसिद्ध काव्य है गीत गोविंद है, जिसकी रचना उन्होंने संस्कृत भाषा में की थी। आप कह सकते हैं कि गेय संस्कृत में, अर्थात कि वो ऐसी संस्कृत भाषा में लिखा था जो गाया जा सकता था। तो जयदेव का कुछ प्रभाव उनके ऊपर दिखाई देता है। तो ऐसा कहा जाता है कि गीत गोविंद की कोमलकांत पदावली से प्रभावित होकर के विद्यापति ने भी मैथिली, जो कि एक लोक भाषा थी, उसमें उन्होंने जो है बहुत ही सुंदर और बहुत ही गेय पदों का उन्होंने सृजन किया, उसकी रचना की। तो विद्यापति को गीत काव्य का प्रणेता भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि मिथिला में रहने वाले जो बहुत सारे बंगाली मूल के लोग थे, खास करके विद्यार्थी इत्यादि, उन लोगों ने विद्यापति की जो पदावली थी उसको कंठस्थ कर लिया, उसको याद कर लिया, और उन लोगों ने विद्यापति के काव्य का प्रचार प्रसार करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैथिली भाषा प्राचीन बंग भाषा से मिलती जुलती थी, तो इसलिए भी उनको जो है वो
बंग भाषा भाषी लोग बहुत पसंद करते थे। तो विद्यापति की जो गीत की शैली थी वो बंगाली कवियों को भी बहुत मनोरम लगती थी, बहुत सुहावनी लगती थी, और उनकी जो काव्य रचनाएं थी वो उनका अनुकरण बंगाली कवियों ने भी किया। और बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक किया कि छद्म रूप से लिखते थे वो, लेकिन वो ये चाहते थे कि उनकी कविताएं प्रसिद्ध हो जाएं, तो इसलिए वो अपने नाम की जगह विद्यापति के नाम का उपयोग किया करते थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो विद्यापति एक ऐसे कवि थे जिनको न केवल बिहार में या मिथिला में, बिहार के मिथिला क्षेत्र में ही उनको केवल आदर नहीं मिला, बल्कि उनको बंगाल में भी उतना ही आदर मिला, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि समूचे हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में उनको उतना ही आदर मिला। विद्यापति अनेक विद्याओं में पारंगत थे और साहित्य पर तो उनका असाधारण अधिकार था ही, संगीतात्मकता से भी वो पूरी तरह से परिचित थे, संगीत से परिचित थे। और आप देख सकते हैं उनके जो पद हैं वो गेय पद हैं, क्योंकि वो गीति काव्य के प्रणेता थे और उनके पदों को अच्छी तरह से गाया जा सकता था, और बिना संगीत का ज्ञान हुए इस तरह के पद नहीं रचे जा सकते थे। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे उनके काव्य का जो विस्तार आप देखेंगे, मतलब जो विषय उन्होंने चुने हैं, तो उन विषयों के ऊपर अगर दृष्टि डाली जाए तो हम देखेंगे कि उसमें इतिहास, संस्कृति, भूगोल, ज्योतिष इत्यादि सबकी वानगी उसमें आपको मिलेगी। और साथ ही साथ अनेक भाषाओं का ज्ञान भी उनको था, इसकी झलक भी हमें उनके काव्य में दिखाई पड़ती है। तो साहित्य के अध्येताओं और मनीषी आलोचकों ने उन्हें मैथिली भाषा का कवि ही घोषित किया है, और खास करके मिथिला का जो क्षेत्र था, मिथिला के क्षेत्र में वो उसी तरह से प्रसिद्ध हैं जिस तरह से कोई जन कवि प्रसिद्ध होता है। जैसे आप इधर देखें पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोग बात बात में कबीरदास के दोहे या उद्धरण के रूप में देते हैं, इसी तरह से तुलसीदास की चौपाइयाँ उद्धृत करते रहते हैं, रहीम रस खान के पद, दोहे, सवैये इत्यादि उद्धृत करते रहते हैं, सूरदास के पद उद्धृत करते रहते हैं। तो उसी तरह से मिथिला क्षेत्र में अगर देखा जाए तो एक जन कवि के रूप में प्रसिद्ध थे विद्यापति। भाषा की प्रकृति, साहित्य की परंपरा एवं संस्कृति की एकता की दृष्टि से विद्यापति को हिंदी का कवि माना गया है। तो विद्यापति के बारे में ये कहा गया है कि उनका जो काव्य है वो नदी के उस बांध की तरह है जो पानी एकत्र कर वहाँ से अनेक नहरें निकालने के लिए बनाया जाता है। ये कहा गया, आलोचकों ने ये कहा है कि पूर्व से आती हुई परंपराएं उनमें आकर के लय हो गई हैं, उनमें समाहित हो गई हैं, उनमें मिल गई हैं, और वहाँ से एक नए रूप में चल पड़ी हैं। जैसे एक बड़ी नहर से छोटी छोटी नहरें निकलती हैं, तो उसी तरह से विद्यापति की जो काव्य धारा है वो मिथिला से चल करके चारों दिशाओं में फैल गई, पूरे देश में फैल गई। तो हिंदी कविता का आज तक का इतिहास उन्हीं परंपराओं का इतिहास है। और तो हिंदी साहित्य में गीति परंपरा या गीति काव्य के प्रारंभ का श्रेय विद्यापति को दिया जाता है हिंदी साहित्य में। वैसे तो देखा जाए तो उस काल में जो प्रारंभिक काल था, आदिकाल और भक्ति काल वगैरह था, तो ज़्यादातर उसमें जो है यहाँ तक कि रीति काल में भी जो कवि थे उनको संगीत का बड़ा अच्छा ज्ञान हुआ करता था। तो विद्यापति को भी संगीत का बड़ा अच्छा ज्ञान था। भारत में गीत परंपरा का उदय यद्यपि बहुत प्राचीन है और इसका समारंभ सामवेद से माना जाता है। जब भरत मुनि ने नाटक की रचना की थी तो उसमें यही कहा गया था कि जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात सामभ्यो गीति में उच। तो और साथ ही साथ यजुर्वेदाद अभिनयान रसना थर्वणादपि, तो ऋग्वेद से पाठ लेकर के, सामवेद से गीत लेकर के
और इसी तरह से यजुर्वेद से अभिनय इत्यादि लेकर के आप देखिए, और अथर्ववेद से रस, रस जो कि बहुत ही, काव्य में रस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो रस लेकर के कहते हैं कि भरत मुनि ने नाटक की रचना की। तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि जो गीत की परंपरा कोई नई नहीं थी, वैदिक काल से ही चली आ रही थी। और हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो कवि थे प्राचीन काल में संस्कृत के, उनको राग रागिनियों आदि का भी अच्छा ज्ञान था। कालिदास जैसे जो महाकवि थे, उन्होंने मेघदूत और ऋतुसंहार जैसा गीत काव्य लिखा, और यह परंपरा आगे बढ़ती रही है। और यही कारण है कि संस्कृत साहित्य का अधिकांश भाग गीतों से ओतप्रोत है या गीतमय है। हिंदी में गीत काव्य की परंपरा प्रारंभ हुई, हम कह सकते हैं, विद्यापति के आगमन के साथ। और विद्यापति ने गीत काव्य को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। विद्यापति पदावली जो है वो मूर्छना भरे संगीत की रंगस्थली है, और साथ ही साथ आत्मविस्मृत कर देने वाली अनुभूतियों का एक तरह से वो साधना मंदिर है। तो विद्यापति की पदावली ये है, उसमें भावों का प्रसार दिखाई पड़ता है, और उसकी जो प्रभाव की क्षमता है वो अतुलनीय है। नहीं, इतना ज़्यादा प्रभाव डालने वाली है कि जिसे आप कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो उनके गीतों को सुन करके, उनकी पदावली को सुन करके उसमें जैसे भाव विभोर सा हो जाता है, उसमें डूब जाता है पूरी तरह से। तो उनके गीतों में यदि एक और लोक भाषा की तरलता है, सरलता है, सुकुमारता है, तो दूसरी तरफ उसमें भावों की अनुपम माधुरी और साहित्य की अपूर्व सौंदर्यमयता भी है। वे हिंदी के आदि गीतकार हैं और परवर्ती गीतकारों के आदि गुरु भी हैं। वो उनके गीत हिंदी साहित्य की अमूल्य संपत्ति है, अनूठी संपत्ति है, बहुमूल्य संपत्ति है। मित्रों, विद्यापति ने अपनी पदावली की रचना में मुक्तक शैली का उपयोग किया है, और उन्होंने मुक्तक शैली को अपनाते हुए उसका सफलतापूर्वक निर्वाह किया है। उनका प्रत्येक पद आप कह सकते हैं कि मुक्तक है, एक स्वतंत्र रचना है। और विद्यापति ने विभिन्न प्रकार के भावों को, जैसे कि आशा, आकांक्षा, अपेक्षा, मिलन, विरह, उत्कंठा, अनुराग, अभिसार, संयोग, वियोग, रति, मान मनहार आदि नाना प्रकार के भावों को वर्णित करने के लिए उन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। और उन्होंने नाना भावों के चित्र उकेरे हैं। मतलब वो आप कह सकते हैं कि शब्दों के अनूठे चित्रकार थे। वो शब्द चित्र बनाने में माहिर थे। वो भाव चित्र बनाने में पारंगत थे, और पूरे भाव चित्र का संक्षेप में वर्णन करना विद्यापति की एक अन्य विशेषता थी। विद्यापति का प्रतिपाद्य क्या था, इस बात को लेकर के विभिन्न आलोचकों में प्रायः बहस होती रहती है, विवाद होता रहता है। तो यहाँ कुछ आलोचकों के मतों की चर्चा करेंगे। अब डॉक्टर गिरियर्सन ने इनके पदों को वैष्णव भजन कहा है। उनके अनुसार विद्यापति वैष्णव भजन गाते थे। तो वहीं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जो कि हिंदी के मूर्धन्य विद्वान थे, उन्होंने इनके पदों को राधा एवं कृष्ण के प्रेम से ओतप्रोत बताया। इसी तरह से डॉक्टर जनार्दन मिश्र ये कहते हैं कि विद्यापति ने अपने को पत्नी समझकर कृष्ण की उपासना की। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विद्यापति अपने आप को राधा समझते थे और उनके प्रेम में डूबे रहते थे। तो यहाँ पत्नी पति का भाव उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है, ऐसा डॉक्टर जनार्दन मिश्र का कहना है। डॉक्टर जयनाथ नलिन, जो कि बहुत अच्छे आलोचक हैं हिंदी साहित्य के, उनका ये कहना है कि विद्यापति को कृष्ण भक्त
कहा जा सकता है, उनको हम कृष्ण भक्त कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो विद्यापति के बारे में तरह तरह की बातें कही गई हैं। कुछ लोगों ने उनके ऊपर आध्यात्मिक मुलम्मा चढ़ाने किया, अध्यात्म का मुलम्मा चढ़ाने का प्रयास किया है। तो वहीं कुछ लोगों ने उनको श्रृंगार का कवि बताया है। तो वस्तुतः विद्यापति के अधिकतर पद श्रृंगार के ही हैं। उनमें नायिका एवं नायक, उनके पदों में नायिका और नायक के रूप में राधा और कृष्ण ही हैं, इसीलिए शायद उनको कृष्ण भक्त भी कहा गया है और कृष्ण भक्त का गान करने वाला कवि भी कहा गया। तो उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। उन्हें कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। विद्यापति ने कीर्ति पताका में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं कि राम को सीता की विरह वेदना सहनी पड़ी, इसलिए उन्हें काम कला में चतुर अनेक स्त्रियों के साथ रहने की उत्कट अभिलाषा हुई। इसी कारण उन्होंने कृष्णावतार लेकर गोपियों के साथ अनेक प्रकार के विहार किए। तो इस तरह का मत कि राम जो थे वो वियोग के कारण कृष्ण के रूप में उनका पुनर्जन्म हुआ, इस तरह का उद्गार व्यक्त किया गया है उनके काव्य में, कीर्ति पताका में। इसके अलावा विद्यापति एक राज कवि थे उन दिनों, और उसके बाद भी राज दरबारों का जो वातावरण था वो वातावरण जो है वो बहुत ही विलासपूर्ण था, और किसी से छिपा नहीं है कि राज दरबारों का वातावरण कैसा होता था। तो उस वातावरण में ऐसा प्रतीत होता है कि श्रृंगार का ही ज़्यादा प्रभाव रहा होगा, और तो श्रृंगार के अलावा जो है और कोई रस संभवतः राज दरबारों में पसंद कम किया जाता होगा। ऐसा नहीं था कि नहीं किया जाता होगा, लेकिन कम पसंद किया जाता हो, तो श्रृंगार रस की प्रधानता थी। तो इससे यह सिद्ध होता है कि राधा कृष्ण के श्रृंगार वर्णन में कोई दार्शनिक गूढ़ रहस्य नहीं है, और तो उनको जो है वो कबीर इत्यादि की भांति रहस्यवादी कवि ये नहीं कहा जा सकता, या उनको संत कवियों भक्त कवियों की श्रेणी में रखने में भी कठिनाई होती है। तो वास्तव में विद्यापति मूलतः श्रृंगार के कवि हैं। तो आइए अब थोड़ी बात करते हैं विद्यापति के कला पक्ष और भाव पक्ष की। तो विद्यापति के काव्य का कला पक्ष हम पहले लेते हैं। विद्यापति ने, जैसे कि अभी हमने कहा कि श्रृंगार के कवि थे, श्रृंगार के दोनों ही पक्षों, श्रृंगार में दो पक्ष होते हैं, एक संयोग पक्ष होता है, एक वियोग पक्ष होता है। संयोग पक्ष जो होता है जिसमें नायक नायिका एक दूसरे के साथ रहते हैं और तरह तरह की क्रियाएं करते हैं प्रेम से संबंधित। इसी तरह से वियोग पक्ष में नायक नायिका जो है एक दूसरे से दूर रहते हैं और एक दूसरे के वियोग में, जिसे विप्रलम्ब श्रृंगार भी कहा जाता है, एक दूसरे के वियोग में पड़े रहते हैं। तो मित्रों, अगर हम ये देखें तो दोनों ही पक्षों का विद्यापति ने बड़ा मर्मस्पर्शी जो है चित्रण किया है, संयोग पक्ष का भी और वियोग पक्ष का भी। तो विद्यापति ऐसा नहीं था कि केवल एक विधा में ही पारंगत थे, वो चाहे वो शरद ऋतु हो, चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, चाहे मलयानिल बह रहा हो, चाहे चंद्रमा खिला हुआ हो, शीतल मंद समीर बह रहा हो, वासंती ज्योत्सना चारों ओर बिखरी हुई हो, साथ ही साथ कुछ जो हम जैसे उपादानों का प्रयोग करते हैं हम उद्दीपन के लिए, जैसे भ्रमर, चातक, मोर, कोकिल, दादुर, पावस, मेघ, यमुना का तट, कुंज कुटीर, फुलवारी इत्यादि जो है संयोग और वियोग दोनों पक्षों के उद्दीपन उनके काव्य में परिलक्षित किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, और इतने अधिक अनुभव उनके काव्य में पाए जाते हैं कि जिनकी गणना करना बड़ा कठिन है। तो बहुत सारे उनके जो पद हैं आप देख सकते हैं कि अब जैसे उन्होंने लिखा, माधव कत प्रबोधव राधा, हा हरि कहत ही बेरी बेरी अब जीव करब समाधा,
धरन धरिए धनि जात, धरन धरिए धनि जतन ही बसई, पुनः उठे नहीं पारा, सहज ही विरहिन जग में है तापिनी बैर मदन सर धारा। तो इसी तरह से आप विरह का एक और चित्रण देख सकते हैं। माधव तो ही उन जाहि विदेश, हमरो रंग रभस लय जय वह, लय बह कौन संदेश, बनहि गमन करु होएति दोसर मति, बिसरि जैब पति मोरा, हीरा मणि मानिक एको नहीं, मांगब फेरी मांगब पहु मोरा। इसी तरह से संयोग श्रृंगार का भी जो है उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है। संयोग श्रृंगार में उनकी जो बिंब योजना है वो देखते ही बनती है। पल्लव राज चरण जुग शोभित, गति गजराज कभाने, कनक कदली पर सिंह संभार, लता पर मेरु समाने, मेर ऊपर दुई कमल फुलाइल, नाल बिना रुचि पाई, मणिमय हार पार बहु सुसरी, तव नहीं कमल सुखाई, अधर बिंबसन दसन दाड़िम बिजु, रवि शशि उगदिक पासे, राहु दूरी बस, नियरो न आवती, तय नहीं करती गरासे, सारंग नयन बयन पुनि सारंग, सारंग तसु समधाने, सारंग ऊपर उगल दस सारंग, केली करति मधु पाने। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो दोनों ही पक्षों का वर्णन उन्होंने बड़ी ही पटुता से, बड़ी ही चतुराई से किया है। भाव पक्ष की अगर हम बात करें तो विद्यापति के का जो भावलोक है वो बहुत विस्तृत है और उनकी दृष्टि जो है बहुत दूर दूर तक जाती है। उनकी दृष्टि जो है वो अत्यंत व्यापक थी और वे सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी थे। और उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि कुल 14 ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें 11 संस्कृत के और 2 अवहट्ट के तथा 1 मैथिली का है। 3 ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि उन्हें बहुत सारे विषयों का ज्ञान था। जैसे हमने ऊपर भी ये भी कहा, उन्हें धर्मशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, नीति शास्त्र, भूगोल, काव्य कला इत्यादि नाना विषयों का अच्छा ज्ञान था। साथ ही साथ वो बहुत सारी बोलियों, उपबोलियों इत्यादि में भी पारंगत थे। मित्रों, भाव पक्ष इसी से समझा जा सकता है कि चूंकि उन्हें इतने अधिक विषयों का ज्ञान था, उनका जो भाव संसार था वो बहुत विस्तृत था और उसमें कोई ऐसा विषय नहीं था जो कि छूटा हुआ हो। तो नक्शिख वर्णन का वर्णन हो, चाहे प्रेम प्रसंग का वर्णन हो, दूती वर्णन हो, नोक झोंक हो, तो इनसे संबंधित पदों में उन्होंने जो भाव प्रकट किए हैं, अगर हम इन पदों को पढ़ें तो हम ये देखते हैं कि उनकी पकड़ जो है वो बहुत सूक्ष्म है। और वात्स्यायन के काम सूत्र से लेकर फ्रायड के जो साइको एनालिसिस तक जो है, जो मनोविश्लेषण है फ्रायड का, तो सारा जो यौन मनोविज्ञान है वो सहज ही वहाँ पे हमें दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि उन्होंने ये सारे ग्रंथ जो है बहुत अच्छी तरह से जो है वो पढ़ रखे थे और एक तरह से उनका जो व्यावहारिक रूप है वो उनके काव्य में हमें दिखाई देता है। भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था। विद्यापति संस्कृत, प्राकृत, मैथिली, बंगला आदि अनेक भाषाओं के पंडित थे और साथ ही साथ उनका जो शब्द भंडार था, उनका शब्द भंडार भी जो है बहुत विस्तृत था, बहुत अधिक था। और शब्द, पद, जो आप कह लीजिए कि शब्दों का चयन, पद विन्यास, वाक्य योजना इत्यादि में तकनीकी रूप से वो एकदम सक्षम थे, एकदम कुशल थे। भाषा जो थी उनके भावों के अनुकूल होती थी और किसी भी भाव को प्रकट करने के लिए कौन से शब्द का चयन करना चाहिए, इसमें जो है वो बहुत पटु थे। तो उनका जो शिल्प विधान था वो बहुत ही उच्च कोटि का था और उसका एक मनोवैज्ञानिक आधार था। लोकमानस
वो बहुत अच्छी तरह से समझते थे, लोकमानस के चितेरे थे, हम कह सकते हैं कि लोकमानस के बहुत बड़े पारखी थे, और लोक कला के निकट उन्होंने अपनी कविता को रखा, लोक भाषा उन्होंने अपनाई और उन्होंने लोक हृदय के ऊपर अधिकार कर लिया। साथ ही साथ लोक कंठ में जो विराजमान लोकोक्तियां थी, जो मुहावरे थे, उनको उन्होंने अपने गीतों में इस तरह से पिरो दिया जैसे कि कोई सोनार जो है वो सोने के गहनों में नगीने जड़ता हो। तो इस तरह से जो है उन्होंने लोकोक्तियों, मुहावरों इत्यादि को अपने गीतों में अच्छी तरह से पिरो दिया, और उनका लोकगीत जो था वो तरंग से, उमंग से भरा हुआ होता था, और श्रृंगार और प्रेम के उनके गीतों को पढ़ करके कोई भी व्यक्ति आनंद विभोर हो जाता था। तो इस तरह से यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि वो एक लोकोत्तर आनंद की अनुभूति करवा देते थे। वो उन्हें नाना प्रकार की उपाधियां दी गई थी। कोई उन्हें अभिनय जयदेव कहता था, कोई उन्हें सरस कवि कहता था, कोई उन्हें कवि रंजन कहता था, कोई राज पंडित कहता था, तो कोई जन कवि कहता था, कोई नव कवि कहता था, कोई कवि शेखर कहता था, कोई दशावधान कहता था, कोई सरस कवि कहता था। तो एक नहीं, ये एक मात्र ऐसे कवि थे जिनको एक नहीं नाना प्रकार की उपाधियां प्रदान की गई थी, और ये उपाधियां जो हैं लोगों ने, उनके श्रोताओं ने, उनके पाठकों ने, आप कह लीजिए, उनको प्रदान की थी। तो इसी से समझा जा सकता है कि विद्यापति किस कोटि के कवि थे। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मूलतः इतिहास का विद्यार्थी हूँ, लेकिन कभी कभी हिंदी साहित्य में स्वाध्याय के कारण मैं इस पे भी वीडियो बनाता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा, हम भी नई नई चीज़ें लेकर के आपके लिए आते रहेंगे। और आप जो चाहते हो आप हमसे संवाद कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए और बताइए, जो भी आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, कुछ भी लगे तो बेधड़क बताइए। अगर कोई कमी होगी तो उसको हम सुधारेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके पास लेके आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।